हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और अपने एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं जहां पर आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल्स एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट का पूरा एनालिसिस मिलता है। आपको करंट क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रीलिम्स के फैक्ट्स के रूप में आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू न्यूज एडिटोरियल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आया है। वैसे तो डेली द हिंदू का जो एडिटोरियल पार्ट होता है उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जीएस के सारे पेपर को कवर करते हैं, लेकिन आज जो आया है वो स्पेशली कोर्ट के नियम पर है। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन को वहाँ पर गवर्नमेंट की आलोचना की गई, क्रिटिसाइज़ की गई। और ये नियम है राजद्रोह के नियम से, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ अवेलेबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। और यह जो आज का टॉपिक है फर्स्ट पेपर के पॉलिटिकल व्यू के संदर्भ में है, राजनीतिक के संदर्भ में। वहाँ पर राजनीति से कुछ जो क्वेश्चंस उठेंगे उसके संदर्भ में है। धारा जो औपनिवेशिक काल में 1860 ईस्वी में लगाई गई थी, धारा अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय जनता को परेशान करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए राष्ट्रद्रोह अधिनियम 124 ए उसके फेवर में आई है। और आप जो है आर्टिकल को देख सकते होंगे। आर्टिकल जो पहला वाला आर्टिकल है ये यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर जो है ये आर्टिकल आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे, सेडिटिशियन एंड इट्स रूट्स दिखाई दिया आप लोगों को। ये वाला पूरा का पूरा आर्टिकल है फ्रेंड्स। और इस आर्टिकल में मैं भी पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं इसकी पृष्ठभूमि, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो आर्टिकल है टोटली एक जो है राजद्रोह के अधिनियम पर बेस्ड है। राजद्रोह के अधिनियम को लेकर के इसमें बात की गई है। और राजद्रोह का अधिनियम जो है इसमें उल्लंघन बताया गया है कि राजद्रोह के अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट की यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बेहतरीन ढंग से आलोचना करते हुए उसको नकारा गया। अब आपको एकदम क्लियरिटी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं। और वो टॉपिक है कि सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है उसके संबंध में मैटर क्या है। भारत में जो है पुलिस के द्वारा सरकार विरोधी या मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के कारण कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, और उन पर यह आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया कि, और उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें प्रेस के लोग थे, प्रेस के लोग उसमें सम्मिलित थे कुछ लोग, और जो रिपोर्टर होते हैं, जो अखबार आते हैं, न्यूज़ आते हैं, उनसे रिलेटेड थे। तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया, उनके द्वारा आरोप, पुलिस के द्वारा आरोप जो लगाया गया है वो ये था कि प्रेस पर जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 का इन लोगों ने उल्लंघन किया है। तो वहाँ पर जो इशू था वो राजद्रोह अधिनियम 124 ए के उल्लंघन को लेकर के था। उसके उल्लंघन को लेकर के बात की जा रही थी कि प्रेस के द्वारा 124 ए का जो है उल्लंघन किया गया है, और इसलिए इन लोगों को, तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। अब आइए देखते हैं धारा 124 ए क्या कहती है। धारा 124 ए जो है वो सीधा सीधा कहती है कि भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या निंदा या उत्तेजना या असंतोष को व्यक्त करने के लिए बोले गए या लिखे गए या संकेत या चित्र के द्वारा व्यक्त करना। यानी कि भारत में जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो स्टेबलाइजेशन होती है, जो स्थापित होती है गवर्नमेंट, वह कानून के द्वारा उसका स्थापना होती है। यानी कि लॉ के द्वारा वो गवर्नमेंट आती है, चुनती है जनता, और चुन करके उनको विधानमंडल या जहाँ भी उनको उचित स्थान पर भेजती है। तो ये जो है गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारी स्थापना हुई है, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध आप अगर निराशा जता रहे हो, उसमें उत्तेजना शामिल है, उसके प्रति घृणा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, असंतोष व्यक्त कर रहे हो, और इसको व्यक्त करने के लिए आप जो है चित्र बना रहे हो, चित्र बना करके संकेत दे रहे हो, या किसी भी विधि द्वारा आप इसको कर रहे हो, तो आपको जो है 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा आजीवन कारावास, जुर्माना या जुर्माना इतने
दंड का आपको फेसेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये कानून द्वारा जो स्थापित सरकार ये दरअसल आया था अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ क्या थे कि 1860 ईस्वी में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो लोग वहाँ पर थे वो ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ जा रहे थे, जगह जगह पर संगठन बन रहे थे और 1857 की क्रांति आगे बढ़ते हुए 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ। इस हिसाब से जो भी राजनीतिक दल बने वो उन लोगों को कुचलने के लिए कि ताकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज़ न उठे, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शांतिपूर्वक शोषण कर सके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी खनिज संसाधनों का। तो उनके लिए ये कानून लगाया कि आप सरकार के विरुद्ध किसी भी तरीके की अगर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो आपको आजीवन कारावास डाला जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है, उसके साथ जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वह जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से इन लोगों ने ये धारा 124 एक जो है इसको अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून लाया गया था, इस कानून का बाकायदा जो है इसमें किया गया, प्रावधान किया गया और ये बात उसमें कही गई। अब यही कानून जो आधुनिक लोकतंत्र है इंडिया, उसमें यही बात कही जा रही है कि इंडिया में जो है इस तरीके का कानून सरकार इसका गलत यूज करती है। अब हुआ क्या कि अभी स्टेट के द्वारा एक अभिनेता हैं चेतन कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ एक टिप्पणी दी थी और वो टिप्पणी के चलते पुलिस उनको जो है गिरफ्तार कर दी और ज़मानत देने के पहले ही और उनकी विदेशी नागरिकता जो है ख़त्म करने की धमकी देने के पहले ही 14 दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये राइटर कह रहे हैं इस तरीके से जो राइटर केवल भारत की ही नहीं तुलना कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लाहौर में भी ये घटना घटी कि वहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा राष्ट्र के खिलाफ जो भी अभिव्यक्ति की गई, जो कुछ भी बोला गया, उस तरीके से जो भी बोला गया, तो लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जो है इसको पाकिस्तान की जो कोर्ट थी वो पूरी तरीके से डिनाई कर दी, इनकार कर दिया कि ये राजद्रोह का उल्लंघन नहीं है। और इस तरीके से पाकिस्तान में तो ठीक है, वहाँ पर इस तरीके से नहीं है, लेकिन जो भारत है ये सेकुलरिज्म कंट्री है, सहिष्णुता की कंट्री है। और इस तरीके से अगर कोई बोलता है, इस तरीके से जो कोई बोल करके जो है स्टेट उसको गिरफ्तार कर देता है। यानी कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है, स्टेट ने अपने लिए कोई एक जो है ऊपरी तरफ से एक आप कह सकते हैं कि एक स्थापना किया है, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की स्थापना किया है, एक ऐसे थिंग्स का स्थापना किया है जिसके चलते वो उन लोगों की पहचान करती है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हैं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करने का आर्डर दे देती है। और वो जो गिरफ्तार लोग होते हैं उसमें निम्न जाति के लोग होते हैं और उन लोग शामिल होते हैं जो पुलिसकर्मी को धमकाते हैं, बैरिकेड्स को धमकाते हैं, किसी राजनेता को धमकाते हैं। तो जब ये लोग परेशानी में आते हैं तभी जाकर के कानून व्यवस्था की समस्या सामने आती है। राइटर यहाँ पर पुलिस और स्टेट की क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जनता के द्वारा सरकार की आलोचना की जाती है, सरकार की आलोचना थोड़ा उत्तेजात्मक तरीके से कर दी जाती है, पुलिस की आलोचना की जाती है या किसी भी तरीके से कोई ऐसा इशू आता है, तब जाकर के स्टेट जो अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की स्थापना की है और एक तरीके का वहाँ पर संरचना को यानी कि एक संगठन को गठित किया है ताकि उन लोगों को पहचान करके उनको जेल भेज सकें, तब वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है और अपनी आलोचना के लिए वो कुछ भी नहीं देखती, सीधा राष्ट्र के लिए खतरा बता करके उनको अरेस्ट करवा देती है। तो ये सब समस्या तभी जाकर के फेस होती हैं, तभी जाकर के उभरती हैं जब जो है जब नागरिक जो है यानी कि जनता जो है एलिट वर्ग को परेशान करने लगती है। और अगर इसका उल्टा देखें यानी कि जब पुलिसकर्मी, बैरिकेड्स, राजनेता ये सब जनता को धमकाते हैं, जो जनता के निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, जब उनको गाली देते हैं, धमकाते हैं, तब वो ऐसे
प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं या इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं जैसे कि उनके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो केवल और केवल प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक प्रदत्त हैं कि उनको नेचर ने गिफ्ट दिया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बदतमीज़ शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है पूरे आर्टिकल में। और बदतमीज़ शब्द जो है वो दरअसल आया है कि राइटर कह रहे हैं कि बदतमीज़ शब्द से हम लोग बाकायदा परिचित हो चुके हैं और ये जो इंडियन मीडिया है उसमें फल फूल रहा है और जो मीडिया में ये सब आराम से चलता है और बदतमीज़ जो है उसमें उसके अनुकूल हम लोग ढल चुके हैं। लेकिन बदतमीज़ शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको जो है राष्ट्र के सुरक्षा के लिए ख़तरा बता करके उस पर राष्ट्रद्रोह का नियम चला दें। राइटर अपना जहाँ पढ़ रही थी वहाँ का भी एग्जाम्पल दिया, पटना का भी कि मैं पटना में पढ़ रही थी, एक ओल्ड पर्सन का एग्जाम्पल दिया। मतलब कुल मिला करके कि बदतमीज़ शब्द से आप कहाँ तक यूज कर सकते हो कि उससे राष्ट्रीय खतरा जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगे। तो ये बता रही हैं कि जब कोई ओल्ड व्यक्ति जो है किसी छोटे बच्चे को या बच्चे को गाली देता है तो वो बदतमीजी नहीं होती, हो सकता है कि वह सुधार करने के लिए हो, लेकिन जब पलट करके वो जवाब दे देता है तब उसे बदतमीजी कह सकते हो। हम जब ऐसे पटना में थे तो हमारे यहाँ तो ये कंडीशन थी कि पलट करके जवाब देना पाप समझा जाता था। तो यही हाल यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि फ्रांसीसी क्रांति में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ पर जो है समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आई थी लेकर के, और वो जो है बंधुत्व के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करना ही, आप शब्द का जो इस्तेमाल करते थे उन पर मुकदमा चला दिया ताकि सीधा सीधा कहना लगे कि अगर आप शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए और आपकी जगह तू शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये जो है मोर मतलब कि अधिक से अधिक इक्वलिटी को लेकर के आता है, अधिक समानता को लेकर के आता है। तो इस तरीके से ये जो है अपराध यानी कि जो बदतमीजी का नज़रिया था, उनको देखने का नज़रिया था। अपराध जो है कहाँ पर उठते हैं मैक्सिमम, सामाजिक राजनीतिक सहायकों को जब चुनौती दी जाती है तब एलिट वर्ग को, पॉलिटिशियंस को, पुलिस को, बैरिकेड्स को ऐसा लगता है कि जैसे अब जो है ये पूरा का पूरा ये लोग जो है उसको पूरे राष्ट्र के लिए खतरा बन गया है ये शब्द, और अब इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यही चीज़ें जब निम्न वर्ग के खिलाफ़ की जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अब निम्न वर्ग जो है अपना सब कुछ गंवा चुका है और वह पुलिस के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से जो अपराध की परिभाषा है, जो अपराध की गुंजाइश है, वह एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट होती है, यानी कि एक विभेद पैदा करती है। और क्यों पैदा करती है? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वलिटी की बात की जा रही है वो है नहीं, और राजद्रोह जो है मैंने अभी पूरा एनालिसिस किया कि कैसे कहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब समस्या जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो जाति सिस्टम को लेकर के है, गाली गलौज को लेकर के है, और ये सब जो आप देख रहे हैं अपराध का जो अपराधीकरण के लिए राजद्रोह के नियम का दावा किया जाता है कि ये फला व्यक्ति ने इस तरीके से संकेत करके राजद्रोह के नियमों का उल्लंघन किया है, राजद्रोह के खिलाफ गया है, तो उसके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया जाता है वो तो सुन लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राइटर कह रहे हैं कि जो दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि जो लोकप्रिय राजनीतिक भाषण होते हैं उसमें जैसे कह दिया जाता है कि सभी आतंकवादी मुस्लिम हैं, सभी जो लाभार्थी हैं वो बैकवर्ड हैं, तो सभी जो लाभार्थी हैं वो जो है वो हैं, क्या कहते हैं कि सभी लाभार्थी यहाँ पर आलसी हैं, लेजी हैं, वो केवल बैठ करके खा रहे हैं। ये मैं नहीं, राइटर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा अपराधीकरण है वो यही समस्या है कि राइटर कहना चाहते हैं कि जहाँ पर किसी एलिट वर्ग के कारण, यानी कि कोई राजनेता, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई और एलिट वर्ग बोलता है और वो लोकप्रिय राजनीतिक भाषण देता है ताकि उसको वोट मिले, अपना वोट फैक्टर तय करता है, तो वो जो है ठीक हम लोग सह लेते हैं। लेकिन जब कोई निम्न वर्ग का जाति, निम्न जाति का व्यक्ति
या फिर किसी समस्या से परेशान व्यक्ति अपनी जो व्यथा है वो सरकार को बताता है, सरकार जिसको वो चुना है सरकार के विरुद्ध जाकर के बोलता है, तब जाकर के सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है कि ये जो फला व्यक्ति है इसने राजद्रोह का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि जो कानून के द्वारा स्थापित सरकार है उसके खिलाफ अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए उत्तेजनात्मक भाषण दिया है, समूह का निर्माण किया है, फला बातें वहाँ पर की जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि मीडिया वन के मामले में फैसला सुनाया। और अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो राजद्रोह के तर्क को संबोधित करता है, यानी कि राजद्रोह के परिप्रेक्ष्य में जो तर्क दिया जाता है उसको इंडिकेट करता है, उसको एड्रेसिंग करता है। अब और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रेस के लिए गया था, जो प्रेस यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है क्या काम किया था कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्रेस के द्वारा किया गया था, उसने जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसको लाइसेंस को जो है नवीनीकृत नहीं किया। तो और उसके लिए जो है ये प्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील लेकर के गए कि हमने जो कुछ भी दिखाया है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो सरकार के द्वारा सीधा सीधा कहा जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि यहाँ जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चैनल के लिए जो प्रसारण लाइसेंस है उसको नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, सीधा सीधा रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए, और इस आधार पे रद्द कर दिया गया कि उनका जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो प्रतिष्ठान विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट सेड दैट, कोर्ट आगे भी क्या कहता है कि चैनल जो है, अगर कोई टीवी चैनल है, कोई प्रोग्रामिंग चैनल है, अगर उसका आलोचनात्मक व्यू आता है मीडिया वन, सरकार की नीतियों पर उसका विरोधी विचार जो है, अगर सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आती है और उस पॉलिसी को किसी मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है और क्रिटिसाइज थोड़ा उत्तेजनात्मक लैंग्वेज में कर दिया जाता है और उस उत्तेजनात्मक लैंग्वेज में कहीं भी राष्ट्र विरोधी बात नहीं आती है, तो वो राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है। उसको जो है विरोधी विचार आप नहीं मान सकते हैं, उसको विरोधी विचार आप जो है इस आधार पर नहीं कह सकते हैं। तो ये जो है कोर्ट ने कहा। और ऐसी शब्दावलियों का जो प्रयोग है, यानी कि जो क्रिटिसाइज की जाती है सरकार की पॉलिसी को लेकर के, वो अपने आप में प्रेस के सपोर्ट के लिए, उसकी स्थापना के लिए, स्टेबलाइजमेंट के लिए वो प्रतिनिधित्व करता है। उसके सपोर्ट की बात की जानी चाहिए। तो ये कोर्ट ने कहा। और फिर कोर्ट ने सीधा सीधा जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो कार्रवाई है उस पर संवैधानिक रूप से बोलने की स्वतंत्रता पर, और उस पे कहा कि यह सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो कार्रवाई है संवैधानिक रूप से बोलने की स्वतंत्रता पर और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता पर एक ठंडा प्रभाव पैदा करता है, यानी कि एक बैड इफेक्ट पड़ता है, विपरीत इफेक्ट पैदा करता है, जो एक तरीके से बैक डाउन जाता है। और प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध नागरिकों को ठीक उसी तरीके से मजबूर करते हैं थिंकिंग करने के लिए, जैसे उनके साथ वही चीज़ें घट रही हों या वो वही चीज़ें एनालिसिस में ले रहे हों, उनको सोचने के लिए विवश कर देती हैं। क्योंकि अगर प्रेस की आवाज़ है तो जाहिर सी बात है प्रेस की आवाज़ को भी इसी तरीके से वो लोग अपने लिए खतरा बता सकते हैं। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे के लिए यहाँ देखिए, कोर्ट जो है स्पेशली फाइट डिकेड, मतलब कोर्ट ने एक तरीके से विशेष तौर पर निंदा किया और उस जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो निर्णय आया है, जो आलोचनात्मक निर्णय है सूचना प्रसारण मंत्रालय का, उसको जो है उस अभिमानपूर्ण निर्णय को सीधा सीधा जो है नकारते हुए उसको सीधा मानपूर्ण बता दिया। और ये भी कहा कि राज्य सेंसर स्पीच के लिए या उसको पकड़ने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का जो उपयोग करता है वो ठीक नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रीट की, कंडेम किया, निंदा किया कि राज्य इस तरीके से सेंसर स्पीच के लिए किसी प्रोग्राम को अवैध नहीं ठहरा सकता, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं कर सकता। अब आगे कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट जो स्टेट जो है
कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट है वो नेशनल सिक्योरिटी को एज अ टूल यूज करता है। नागरिकों के कष्ट निवारणों को नकारने के लिए जो नागरिकों को कानून के तहत प्रदान किए गए हैं, इसको जो है वो सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी को एज ए टूल, एक उपकरण के रूप में यूज करता है। और राज्य के द्वारा जो यह यूज किया जाता है, यह कानून के शासन के अनुकूल नहीं है। यह बहुत ही ख़राब बात है। जो जजमेंट है, पहली चीज़ कि वो राजद्रोह का जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो जजमेंट क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। जजमेंट सीधा सीधा क्या कहता है कि राजद्रोह के कानून के परिवर्तन यानी कि पुनर्स्थापन का तर्क देता है, और इसको 124A को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, हम उसको मान रहे हैं, हवाला दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी, हम ये भी मानते हैं कि उसको हवा में नहीं लेकर जा सकता, यानी कि हवाई बातें नेशनल सिक्योरिटी के प्रति नहीं निकाला जा सकता, और ख़ासकर जब ऐसे मोर्चे पर कि जहाँ इंडिया एक विविधशील यानी कि विविधताओं भरा देश है, तो वहाँ पर राजद्रोह हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंसर स्पीच हैं, जो क्रिटिसाइज स्पीच हैं, जो सरकार की पॉलिसी पर उसकी अगेंस्ट जाकर के आलोचना की जाती है, क्योंकि आलोचना से सरकार की नीतियों के बारे में एहसास होता है, पता चलता है कि सरकार की गलती कहाँ है, सरकार कहाँ गलत काम कर रही है, क्योंकि सरकार को जनता ने चुन कर भेजा है, और सरकार की लायबिलिटीज होती है, अकाउंटेबिलिटीज होती है कि वह जनता के कष्ट निवारण के लिए समर्पित रहे, क्योंकि सरकार ही जनता है और संसद जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि पूरा भारत जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार को इससे सीखना चाहिए, और जो जजमेंट आया उसने सीधा सीधा 124A को ख़त्म करने के लिए यहाँ राइटर कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट दिया है कि राजद्रोह के कानून को परिवर्तनकारी और पुनर्स्थापित करेंगे, तो ये जो दोनों कानून है, ये जो दोनों बात है, परिवर्तनकारी यानी कि उसमें चेंजेबिलिटी करेंगे, और चेंजेबिलिटी जो स्पीच को लेकर के है उसके लिए, और उसको चेंजेबिलिटी करके पुनः स्थापित करेंगे, उसकी तर्क दे रहा है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में भी कल ही जो निर्णय आया। और यह जो निर्णय है, यह धारा 124A को ख़त्म करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और केवल यह तभी, निश्चित रूप से केवल तभी, जब यह एक निरंतर जुड़ा है, यानी यह निरंतर मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपका ये जो लंबा चौड़ा आर्टिकल था 124A की वैधता को लेकर के, वो 124A की वैधता को लेकर के वो हमने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो है वो आपका आर्टिकल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा आर्टिकल आया है, और आज दो के दोनों जो आर्टिकल हैं वो यहाँ देखिए मॉब के संबंध में आया है, मॉब एंड जस्टिस। तो दो के दोनों जो आर्टिकल हैं वो इसी पर्पस में हैं, आज कोर्ट ही से संबंधित हैं, और आज कोई विशेष जो नीचे वाले आर्टिकल हैं वो अभी वहाँ हम बता रहे हैं, एक संसद हैं उसके विषय में। यहाँ पर मॉब एंड जस्टिस है। मॉब एंड जस्टिस जो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उसको वहाँ पर जस्टिस के लिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो लीचिंग केसेस होते हैं, वहाँ पर अधिक आवश्यकता है एक अच्छे स्टेप को उठाने के लिए, यानी कि जो गैर इरादतन हत्या है उसको रोकने के लिए एक अधिक स्टेप उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गैर इरादतन हत्या होती है और मर्डर होता है, इंडियन पेनल लॉ के अंतर्गत उसके मध्य में एक बहुत पतली लाइन खींचना, ये अभी इंडलेस एनालिसिस है, यानी कि उसका अभी ये जा कर के ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको आसानी से ये भी नहीं स्वीकार्य किया जा सकता कि ये मॉब लीचिंग केस की तरह है। यानी कि यहाँ पर तीन बात हो रही है, एक मॉब लीचिंग है, एक गैर इरादतन हत्या है, और जो है एक मर्डर है, वेल प्लान्ड मर्डर है। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, अभी इस पे जो है डिस्कस कोर्ट जो कर रही है, अभी उसको इंडलेस एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या था कि जो राजस्थान में सत्र अदालत चल रही थी, सेशन कोर्ट चल रहा था अलवर ज़िले में, वहाँ पर 4 आदमियों को जो है 7 साल की सज़ा दी गई, और जुलाई 2018 में उन लोगों ने मुस्लिम डेयरी किसान की लीचिंग के द्वारा हत्या कर दी थी।
पीट पीट करके उसको बहुत बुरी तरीके से मार डाला था। उसमें 7 साल की सज़ा 4 आदमियों को दी गई। हालाँकि वहाँ पर जो अपराधी थे नवल किशोर, इनको जो है विश्व हिंदू परिषद के लिए जो कार्य कर रहे थे, इनको ये सफिशिएंट एविडेंस के चलते, यानी कि पर्याप्त सबूत के अभाव के चलते छोड़ दिए गए। और अगर इस पर एक और केस डालें पहलू खान का 2017 में, जिसकी मर्डर किया गया था, वो जो है ऑलरेडी जो है पीड़ित था गौ रक्षक सेवकों के संबंध में, यानी कि काऊ जो संरक्षक होते हैं उनसे वो पीटा गया था, उनके द्वारा पीटा गया था, और इस तरीके से उसकी जो है पहलू खान की हत्या कर दी गई थी। तो यह सीधे-सीधे और एक और सिम्बलेंस है जहाँ पर रकबार खान जो एक 31 ईयर के थे, इनके ऊपर अटैक किया गया जब ये 2 गाय लेकर के जा रहे थे लालावांडी विलेज में, अलवर ज़िले में। तो यहाँ पर पुलिस ने जो है रकबार खान को बहुत ही सीरियस केस में सीरियस जो है, यानी कि जब वो घायल अवस्था में थे तब उनको पाया, और जब वो उनको अस्पताल भेजे तो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से जो गौरक्षक दल होते हैं, जो गौरक्षक समूह हैं, उनके द्वारा कहीं भी देखा जा रहा है तो बहुत जो स्टेट में इस तरीके की जो हाल में घटनाएं हो रही हैं, उन पर न्यायपूर्ण तरीके से जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, क्रिमिनल जो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उनका जो प्रोसीडिंग है, जो एक निकल करके कोई एक अच्छा न्याय निकल करके आना चाहिए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको रोकना चाहिए। तो अगर हाल के घटनाओं में देखें, वेरियस स्टेट में देखें, तो बहुत निराशाजनक रहा है इसका रिकॉर्ड कि अभी तक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय या कोई ठोस कदम, कोई ठोस न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि ये एक केस दिखा रहे हैं कि अलवर में अभी एक जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुलिस ने अलवर में एक सफलता हासिल की। सफलता का मतलब एक केस में एक सज़ा सुनाई, वहाँ पर एक सज़ा सुनाया गया, यानी कि जो हत्या किया था मॉब लिंचिंग के थ्रू या गैर इरादन के थ्रू, मॉब लिंचिंग के थ्रू, तो उसको पकड़ने में सफलता हासिल की। तो इस तरीके से यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो गैर इरादतन हत्या है और मर्डर जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो गैर इरादतन हत्या है, इस तरीके से उसका जो बहुत ही रॉन्गफुल मैसेज जा रहा है, और उसको एक तरीके से उसमें जो वृद्धि हो रही है ये बहुत चिंताजनक है। इसको जो है रोकने के लिए कोई न कोई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है कदम गवर्नमेंट को या न्यायालय को अवश्य रूप में उठाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात निकल कर के आ रही है कि जो रकबार खान पीट करके मार दिया गया था, उसका परिवार निराश है। निराश क्यों है? क्योंकि उसने जिन लोगों की टीम ने रकबार खान को मारा था, उसमें से एक जो है पहली चीज़ की बरी कर दिया गया पर्याप्त सबूत के आधार पर, और जिनको सुनाई गई सज़ा वो 7 साल की थी। तो इस तरीके से पुलिस ने भी जो है टेलीफोन पर बीएचपी लीडर और उस अभियुक्त के बीच बातचीत को सुनते हुए उसका हल निकालने की कोशिश की, और उस टेलीफोन के माध्यम से उसको पकड़ने की जो पुलिस की तरकीब होती है वो किया। लेकिन कोर्ट ने ये पुलिस का जो ये सिस्टम था कि टेलीफोन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स और ये जो अभियुक्त हैं, इनके मध्य जो बात हो रही है, कौन सी बात है, इसको इनएडिक्वेट प्रूफ माना, अपर्याप्त प्रूफ माना। तो इस तरीके से जब कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये जो है मर्डर जो किया गया है इनके द्वारा, ये गैर इरादतन हत्या है, हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, और पहली चीज़ की दूसरी चीज़ इनको ये भी नहीं पता था कि इनके हमले से उसकी हत्या हो जाएगी। तो इस तरीके की जो अपील है वो इनको निकालने में भी हेल्प कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सीधा सीधा राइटर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निंदा के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की जो घटना है कि प्रोपोगंडा है, गौरक्षक दल की जो एक्टिविटीज़ है उनको हिंसा करने की, और कहीं कोई अगर गाय लेके जा रहा है और दाढ़ी निकल आई है या फिर उनको किसी तरीके से संदेह लगता है, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उनको घेर करके मार डालते हैं किसी कानून के अभाव में।
तो यानी कि ये जो लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है, और इस तरीके से घटना सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इनको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक आवश्यक है, हम एक जो है बहुत ही आवश्यक कदम उठाने होंगे, तब जा कर के इसमें कोई एफिशिएंट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करना पड़ेगा, यानी कि पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और तब जा कर के ऐसी घटनाओं को रोकने में कुछ हमको हेल्प मिल सकती है, कुछ हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये जो आर्टिकल है यहीं तक है, और आगे जो भी न्यूज़ है वो आज कोई विशेष न्यूज़ नहीं निकल कर के आई है, और जो भी न्यूज़ होगी वो हम आगे एनालिसिस करेंगे अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऐसी हमको लगती है, लेकिन आज हमने देखा कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी। और हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स कल के लेक्चर्स में, और आज यहीं तक। तो आप लोगों को अगर फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया है वो भी बताइएगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितना हो सके उतना शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर परसों के दिन। कल संडे है, कल आप लोग घूमिए, टहलिए, मौज करिए, मस्ती करिए। कल जो है और हफ्ते में 6 दिन मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल के दिन, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।